आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट 7 में आज टॉपिक नंबर जो हमारा वीडियो नंबर 14 होने जा रहा है, होने जा रहा है। हम अभी इसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस की चर्चा करेंगे और दूसरा हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो हम लोगों का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। तो आइए एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए यहाँ पर क्या है कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि उसके आयंस में टूट जाना। जैसे एसिड है और बेस है, ये दोनों अपने आयंस में टूट जाएंगे। जैसे HCl अगर एसिड है तो H+Cl- में हो जाएगा। बेसिस में जैसे NaOH है तो सोडियम प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। तो थोड़ा इन पर हर एक पॉइंट पर थोड़ा गौर करना है। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे परक्लोरिक एसिड हो गया HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया जैसे HBr, हाइड्रो आयोडिक एसिड हो गया HI, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 आर टर्म्ड एज ए स्ट्रॉन्ग। इन सारे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बोला जाता है बिकॉज दे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन एक्वस मीडियम। ये जो है बिल्कुल एक्वस मीडियम में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मान लिया सल्फ्यूरिक एसिड में H+ और SO4- बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। HCl में जैसे HCl है तो ये आपका H+ और Cl- में बिल्कुल डिसोसिएट हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट ये आता है कि देयर बाय एक्टिंग एज ए प्रोटोन डोनर, ये प्रोटोन डोनर के रूप में एक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब ये तो एसिड की बात हो गई। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH2, ये सब भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। और इनका मीडियम वही एक्वस मीडियम होता है। जैसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे और डिसोसिएट होकर जो है हाइड्रोक्सिल आयन जैसे कि OH- आयन को ये कम्प्लीटली देते हैं वाटर में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि H+ देने वाले जो है एसिड कहलाते हैं और OH देने वाले बेसिकली बेस कहलाते हैं। और जो जितनी तेज़ी से दे दे, मतलब बहुत तेज़ी कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर अपने आयंस की मात्रा जो है सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो ऑब्वियसली है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे यहीं पर कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस एज दे आर एबल टू कम्प्लीटली डिसोसिएट and produce H3O+ and OH- आयन रिस्पेक्टिवली इन द मीडियम। जैसे मान लीजिए H3O+ आयन क्यों बना, मान लीजिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि H2O है और इसमें अगर ये सेल्फ भी डिसोसिएट हो जा रहा है तो ये देखिए H+ और ये आपका हो जा रहा है OH- में। तो ये जो H+ है ये इसमें डिसोसिएट माने ऐड होकर एक जो इसमें ऐड हो जाता है तो H3O और प्लस ऐड ये बना देता है। ठीक है, तो इस तरह की कंसेप्ट आता है। और आप जान रहे हैं कि जैसे वाटर से ये हाइड्रोनियम आयन का प्रोडक्ट, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना। ठीक है, तो अब ये आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर में इस तरह की प्रक्रिया होती है। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये किस तरह से आयोनाइज होते हैं इसमें देखिए कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बोलता है, द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा गुड प्रोटोन डोनर और स्ट्रॉन्ग बेस इम्प्लाइज अ गुड प्रोटोन एक्सेप्टर। ये हम लोगों ने पहले ही एसिड बेस में पढ़ रखा है अलग अलग कॉन्सेप्ट के अनुसार कि अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस को आप डिफाइन कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो एक अच्छा प्रोटोन डोनर होता है और स्ट्रॉन्ग बेस वह बेस होता है जो एक अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर होता है।
स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर। अब कोई डोनर तक ही होगा जब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जब डिसोसिएट ही नहीं होगा तो डोनेट कहाँ से करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर, रिजल्टिंग बेस फॉर्म्ड वुड बी वेरी वीक। वही कंजुगेट एसिड बेस वाली बात आ जाती है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो H+ दे रहा है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, जिसका हम लोगों ने आपको पहले भी एग्जांपल देकर बताया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक HCl है, HCl में अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो H+ और ये Cl- दे रहा है। तो देखिए ये तो H+ दे रहा है तो ये बिहेव्स लाइक एन एसिड, ओके, लेकिन दिस Cl बिहेव्स लाइक अ कॉन्जुगेट बेस। तो इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, वीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो Cl- है ये एक प्रकार का वीक बेस होगा। अब इसी तरह से आप लोग देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड गुड प्रोटोन डोनर, तो कॉन्जुगेट बेस मच वीकर बेसर देन H2O। तो आप कह सकते हैं जैसे परक्लोरिक एसिड है, तो देखिए H+ तो निकल जाएगा। अब कंजुगेट बेस की जब हम बात करेंगे, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, देखिए ClO4-। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो H+ में तो एसिड में निकल गया, तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, Cl-। अब ये HBr है तो H+ तो प्रोटॉन डोनर हो गया, और ये Br उसका जो स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट, स्प्लिटिंग वाला पार्ट हुआ वो हुआ कॉन्जुगेट बेस। अब देखिए हाइड्रो आयोडिक एसिड में I- हो जाएगा, HNO3 में देखिए NO3- हो जाएगा, H2SO4 में SO4 2- हो जाएगा। ये सभी क्या हो गए आपके, ये सभी आपके हो गए कंजुगेट बेस, ठीक है। और किसके कारण से हुआ, क्योंकि ये जो आपके एसिड्स हैं दे डिसोसिएटेड, एसिड्स गॉट dissociated and gave H+ आयन। क्या आयन दिया, H+ आयन दिया ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस में उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जो कि विच वुड गिव वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड। अब वाइस वर्सा होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक कॉन्जुगेट एसिड देगा। ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा यहीं पर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन अदर हैंड weak acid से HA is only partially dissociated in aqueous medium and the solution may contain undissociated HA molecule। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो HA जो है मान लीजिए वीक एसिड है इसमें ये जो है ना कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। ये वीक इसीलिए है क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन है H और A जो है, जो कि एक वीक एसिड के फॉर्म में है, तो इसमें ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर H+ आयन जो है ना नहीं निकल पाता है, और इसी नहीं निकल पाने के कारण, कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं होने के कारण इसको हम लोग जो है वीक एसिड में रखते हैं। अब जैसे टिपिकली वीक एसिड जैसे नाइट्रस एसिड हो गया HNO2, नाइट्रस एसिड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF हो गया ठीक है, और एसिटिक एसिड जो कि विनीगर वगैरह में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी आप देखा जा सकता है कि ये जो एसिडिक एसिड है ये क्या हो जा रहा है, आपका वीक एसिड हो जा रहा है देखिए इट शुड बी नोटेड। अब फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि वीक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जो मैंने पहले ही बताया था कि उल्टा होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि NH2-, O2-, H- आर वेरी गुड प्रोटोन एक्सेप्टर, तो ये क्या हो जाता है 10 मच स्ट्रॉन्गर बेसिस देन H2O। अब लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जानते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि लोन जो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, जो मतलब आपको जो है प्रोटोन डोनर होता है वो तो आपका एसिड हो गया, और जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है बेस होता है। लेविस में लोन पेयर की बात होती है, यहाँ लेविस की बात नहीं है, ये हम लोग अभी जो ब्रोंस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार से बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए कि अगर ये सब बहुत अच्छे प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं, NH2 माइनस, O2 माइनस, H माइनस, ओके, तो स्वाभाविक है कि जब एक्सेप्ट करेंगे तो इनका नेचर बेस होगा, तो ये लोग अच्छे बेस हैं, बेसिक नेचर के हैं इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि वाटर जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, इसका जो एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है या रेशियो है, ये ऊपर जो दिए गए कंपोनेंट्स है, जैसे NH2 माइनस हो गया, ठीक है, आप देखेंगे NH2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, H माइनस हो गया, इन सब के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये आयोनाइज कैसे होता है, हाउ डज इट आयोनाइज, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि कुछ वाटर है, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे जो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे आपका फिनॉक्सैलिन, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, एंड ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू ये भी इंडिकेटर है। ये कैसे बिहेव करता है वाटर के अंदर में, तो बिहेव एज अ वीक एसिड एंड एग्जिबिट डिफरेंट कलर इन देयर एसिडिक एंड कंजुगेट बेस फॉर्म। अब क्या होता है कि जब इनको किसी एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, ठीक है, जैसे ये तो है बेसिकली वीक एसिड, लेकिन ये जो है ना अलग अलग टाइप के कलर शो करते हैं जब कभी भी इनको जो है ना सो एसिडिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में डाला जाता है। तो एसिडिक मीडियम में ये ऑब्वियसली क्या है, वीक एसिड होकर ये कंजुगेट बेस में बदलेंगे, तो इनका वीक एसिड होगा तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, तो ये अलग टाइप के कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसी कलर के द्वारा हम जो है टाइट्रेशन वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कंपोनेंट है एसिड इंडिकेटर कलर है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये वीक एसिड है तो इसमें एक H प्लस तो रहेगा ही, क्योंकि एसिड का नेचर ही है कि उसके अंदर में H प्लस एक H प्लस होना चाहिए और वो H जो है वो डोनेट करने की टेंडेंसी वाला होना चाहिए। तो यहाँ H प्लस और ये आयन मतलब इंडिकेटर को दिखा रहा है, तो एसिड इंडिकेटर है जिसका कलर A है, ये वाटर में हम लोगों ने घोल दिया। अब जब देखिए वीक एसिड है वाटर में घोला तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका अपना एक कलर होगा। तो देखिए ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, मतलब जैसे ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड तो क्या, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो H प्लस H2O को मान लीजिए एक यहाँ पर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया इसने, तो इसका ये कॉन्जुगेट H इंडिकेटर जो है पहला वाला इंडिकेटर, इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बना, है ना, और ये जो है कॉन्जुगेट बेस बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सच कंपोनेंट आर यूजफुल एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड फाइंडिंग आउट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो चूँकि एसिडिक मीडियम में करते हैं और ये एक वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब डिसोसिएट होकर जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, चूँकि वीक एसिड है और वो अपना एक अलग कलर शो करता है। तो मान लीजिए कि जहाँ जितना ज़्यादा H प्लस होगा वहाँ पर उस तरह का इसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस होगा, माने उसका इंडिकेशन होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग खासकर इसके आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि ये H प्लस भी दे देता है और एक अलग कलर जो है शो करता है कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने के कारण, तो इसीलिए हम लोग इसको एज ए इंडिकेटर भी यूज करते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे वाटर है तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट किस तरह से होगा। जैसे वाटर आप मालूम है कि H2O है, तो H2O है तो जब इसको डिसोसिएट हम लोग करते हैं तो जानते हैं कि H प्लस और ये OH माइनस में टूटता है, तो ये भी आपको H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन। तो अब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे ये बढ़ेगा। देखिएगा वाटर एक्टिंग बोथ एज एन एसिड एंड बेस, क्योंकि ये H प्लस भी देता है OH माइनस भी देता है। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती है। यहाँ देखिए इन द प्योर वाटर, अगर वाटर अपने प्योर फॉर्म में है तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन डोनेट करने के कारण एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अनदर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्ट एज एन बेस एट द सेम टाइम। इस रिएक्शंस के द्वारा देखिए
कि H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल। अब देखिए ये H2O जो है बच्चों, ये देखिए ये H2O कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए ये H2O को हम H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि देखिए ये H प्लस तो ये एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो ये H3O प्लस आयन हो गया, H प्लस एक्सेप्ट करने के कारण, है ना। और ये OH माइनस यहाँ पर दे दिया, OH दिया तो ये बेस वाला नेचर हो गया। तो एक ही जगह आप देख रहे हैं कि इट एक्ट्स एज एन एसिड, ये वाटर मॉलिक्यूल समटाइम एक्ट एज एन एसिड और समटाइम एक्ट एज एन बेस, ठीक है। तो इसीलिए इसको एम्फोटेरिक भी सॉल्यूशन बोल दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों नेचर शो कर रहा है। देख रहे हैं ना, H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है, ठीक है। तो जब ये बेस के रूप में करेगा फॉर्म, तो देखिए यहाँ इसका कॉन्जुगेट एसिड बना, ठीक है, और फिर ये कॉन्जुगेट OH जो है कॉन्जुगेट बेस बना, है ना। तो H प्लस यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है और ये OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ। ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब मान लीजिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालते हैं, तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में तो वाटर हो गया और प्रोडक्ट में क्या हो गया, H3O और OH माइनस, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। जैसे यहाँ H3O प्लस और OH माइनस जो है इक्विलिब्रियम का ये सिस्टम है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, H2O को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा रिएक्शन आ जाएगा KH2O H3O प्लस और OH माइनस, ये KW बोल देते हैं। KW जो हो क्या हो गया, एक नया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ओके, है ना। अब यहाँ KW क्या हो गया, H3O प्लस OH माइनस इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि बेसिकली देखिए OH और वाटर, देखिए H3O प्लस जो है ये कैसे बना है, एक बना है H2O से और प्लस H प्लस आयन से बना है। तो अब मान लीजिए कि इस H प्लस आयन को यहीं रहने दे रहे हैं हम लोग, और इस H2O को और ये नीचे वाला जो H2O गया है इस तरफ में, इस दोनों H2O को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा KW, है ना। और KW बराबर आपका हमारा क्या हो जा रहा है, KW इजकल टू H प्लस, ठीक है, और OH माइनस आप इसको कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ओमिटेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे इसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। The concentration of water is omitted from denominator as water is pure liquid and its concentration remain constant। जैसा मैंने आपको बताया कि इधर ले जाने से हट जाएगा, तो मतलब मिला जुला के इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पर नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए H2O इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू गिव अ न्यू कांस्टेंट। अब ये H2O की वैल्यू इसी KW के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इसमें शामिल हो जाती है, और इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं, चूँकि वाटर बेस्ड है तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं KW, माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। हेयर द KW विच इज कॉल्ड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये KW जो है क्या हो जाएगा, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको ज़रा सा देखते हैं। इसमें जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल जो है डाटा वगैरह को वेरीफाई किया, उसको एक्सपेरिमेंटल डाटा को अलग अलग लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट करके जब फाइंड आउट किया, तो उन्होंने पाया कि जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है, जो कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है, जब इसको 273 में जोड़ देते हैं 25 को, तो ये 298 आ जाता है। तो क्या हो गया, केल्विन। देखिएगा, तो कहा कि ये 298 केल्विन में H आयन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर के अंदर, वो 1 × 10⁻⁷ m होता है। मतलब उसकी मोलैरिटी इसकी जो मोलैरिटी होती है वो 1 × 10⁻⁷ m होता है। अब आपको मालूम है
कि डिसोसिएशन जो वाटर का होता है वो कंप्लीट होता है, तो स्वाभाविक है कि H प्लस जितना बनेगा उतना ही OH बनेगा, तब तो दोनों मतलब कंबाइन होकर जो है वाटर एज ए न्यूट्रल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस जो है उसके सेम रहेंगे, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे कि OH माइनस आयन हो गया, H प्लस आयन हो गया, तो इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा, यानी सेम कितना रहेगा 1 × 10⁻⁷ m, क्योंकि इतना H प्लस है तो उतना ही OH रहेगा। अब देखिए जब इनका प्रोडक्ट निकालने की बात आती है तो आप जानते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो रहा है वो KW क्या हो रहा है, H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस। तो स्वाभाविक है कि H प्लस का भी जो है 1 × 10⁻⁷ है और OH का भी 1 × 10⁻⁷ होगा। तो जब दोनों को करेंगे तो 1 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको हम फाइनल निकालते हैं तो ये 1 × 10⁻14 हो जाता है m²। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि KW जो है सो 1 × 10⁻14 जो है होता है। तो वैल्यू ऑफ KW इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा इसमें आप देखेंगे कि KW क्या, यहाँ पर जो हम लोगों ने जो इसकी जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर से प्रभावित होती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट एज इट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर की जो डेंसिटी होगी ये 1000 ग्राम पर लीटर होगा, एंड इट्स मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। वैसे भी मोलर मास वाटर का जब आप लिखते हैं तो H2O का तो 18 होता है। अब देखिए फ्रॉम दिस मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, अब मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर का कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी मोलैरिटी इसमें कितना मोल वगैरह है, तो H2O निकालेंगे। तो जैसे देखिए ये टोटल कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है आपका 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना है जी 18 ग्राम। तो निकाल देंगे तो 50, जब इसको दोनों को लिख के जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 55.55 m। ये कितना आ जा रहा है, ये इतने मोल्स के बराबर में आ जा रहे हैं इसकी वैल्यूज़। तो अब हम लोग यहाँ पर फिर दूसरा देखते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसी को कंटिन्यू किया गया है। देखिएगा अब जो है रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू दैट अनडिसोसिएटेड वाटर कैन बी गिवन एज। देखिए इसमें क्या है कि जब वाटर डिसोसिएट कर जा रहा है तो पहला वाला जो है जैसे डिसोसिएट कर जा रहा है H प्लस और OH माइनस में, तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ हो जा रहा है H प्लस का, और जब अनडिसोसिएटेड में आ जा रहा है तो नीचे 55 हो जा रहा है। तो जब दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास 1.8 × 10⁻⁹ आया, जो लगभग 2 × 10⁻⁹ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम लाइज मेनली टुवर्ड्स द अनडिसोसिएटेड वाटर। मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो अनडिसोसिएटेड वाटर की तरफ ही उसका झुकाव रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक दूसरी चीज़ को और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि जैसे हम लोगों को मान लीजिए कि एसिड, जैसे एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, न्यूट्रल को और बेसिक एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम लोगों को डिसोसिएट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वी कैन डिस्टिंग्विश एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बाय रिलेटिव वैल्यू ऑफ H3O+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर में H3O+ का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब स्वाभाविक है कि H+ आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है और ये OH- का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसी को हम लोग मेजर करके और फिर हम लोग ये पता करते हैं कि कोई जो मतलब सॉल्यूशन है वो एक्वस उसका नेचर एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए H3O+ की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, इज़ ग्रेटर देन OH-, तो स्वाभाविक है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। तो H+3 H3O+ का वैल्यू ज़्यादा कैसे होगा, जब आपका H+ का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब देखिए जब मान लीजिए कि ये H+ और OH- यानी H3O+ और OH- दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और H+ से, और H3O+ की वैल्यू थोड़ी कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस नेचर का होगा,
दैट विल बी ऑफ द बेसिक नेचर। ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हम लोगों ने एक एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल से जाना, और इसके कारण से यहाँ जो दो टॉपिक हम लोगों ने जो चर्चा किया, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो यहाँ ये दोनों के दोनों टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आप बार बार इसको देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।